जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। गुरुवार गुरु ज्ञान ज्योतिष की पाठशाला में बहुत से टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए। यानी जो लोग ज्योतिष को बेसिक रूप से सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप ज्योतिष को सिखा रहा हूँ। भावों को लेकर चल रहा हूँ, कारक को लेकर चल रहा हूँ, कारकत्व को समझा रहा हूँ। अब उसको देखना, उसको समझना या उसको याद करना और उसको मल्टीपल हॉरोस्कोप में लगा लगा के देखना, तभी आपको वो चीजें पता लग पाएंगी। सिर्फ यही नहीं, मैंने बता दिया, आपने देख लिया और आपने प्रेडिक्शन शुरू कर दी, आप गलत हो जाएंगे। आप जब तक उन चीजों को रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, तब तक आपको वो चीजें पूरी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। और कुंडली इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपने घर परिवार के लोगों की कुंडली छोड़ के बाहर के लोगों की कुंडली देखो, उस पर लगा के देखो। उससे आपको कुछ ना कुछ चीजें तो समझ में आएंगी, जितनी चीजें मैंने आपको अभी तक समझाई है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उच्च और नीच के ग्रहों को लेकर है। ये टॉपिक इतना ज्यादा वाइड है कि एक ज्योतिषी अपने जीवन के अंदर लगातार कुंडली देखता है, प्रैक्टिस करता है, उसको 10, 15, 20, 30 सालों का अनुभव हो जाता है, तब कहीं जाकर शायद वो इनको समझ पाता है कि एग्जैक्टली ये उच्च का प्लेनेट और ये नीच का प्लेनेट रिजल्ट क्या देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें चीजें तो तभी पता लगती है जब रिजल्ट की बात आती है। ठीक है, कोई कुंडली में देख के ये बता देना कि ये ग्रह उच्च का है, तो ये व्यक्ति को खुश करने की ज्यादा बात होती है। क्योंकि अगर आप ज्योतिष को सीख रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्रहों को उच्च और नीच ये उसकी प्रवृत्तियों पे दे दिया है कि शास्त्रों में कुछ डिटेल्स ये दी गई हैं कि भाई कोई ग्रह इस राशि के अंदर इतने डिग्री पे होता है तो ये उच्च का होता है, और इतने डिग्री पे होता है ये तो नीच का होता है। यानी सबसे पहले बहुत मोटे तौर पे देखें, उच्च का ग्रह यानी एक्सॉल्टेशन, एक्सॉल्ट है, और नीच का ग्रह यानी डेबिलिटेशन, नीच है। इसको हम उच्च और नीच को इंग्लिश में ये भी कहते हैं। यानी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, इसलिए उसमें कंफ्यूज ना हो। बहुत मोटे तौर पर लेकर चलें तो चीजें समझ में क्या आती हैं। उच्च, आपके हिसाब से उच्च मतलब कोई व्यक्ति बड़े शिखर पे बैठा हुआ है, बड़ा ऊंचा बैठा हुआ है, वो उच्च है। नीच बिल्कुल डाउन है, डाउन टू अर्थ है, जमीन पे है बिल्कुल। तो इसमें दो चीजें समझ में आती हैं कि हमें ग्रहों को दो प्रवृत्तियों में देख रहे हैं। इसको बोलते हैं दीप्तादि अवस्थाएं। इन दीप्तादि अवस्थाओं में दो मुख्य कैटेगरी को मैं आज आपको समझा रहा हूं। क्या बोलेंगे इनको? दीप्तादि अवस्थाओं की दो कैटेगरी है, एक ग्रह उच्च का है, एक ग्रह नीच का है। और मैंने शुरू में ही कहा कि कोई ज्योतिषी जीवन के बड़े एक्सपीरियंस को लेकर आपको बता सकता है कि ग्रह उच्च के कैसे फल देते हैं और नीच के कैसे फल देते हैं। सबसे पहली बात, अपने मन से ज्योतिष करते हुए इस बात को निकाल देना कि उच्च का ग्रह होता है तो बहुत बढ़िया है और नीच का ग्रह होता है तो बहुत बेकार है। ठीक है ना, इस बात को निकाल देना, क्योंकि ये उसकी अवस्थाएं हैं। क्या है? ये उन ग्रहों की अवस्थाएं हैं कि ब्रह्मांड के अंदर बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं, उस दौरान एक बच्चा पैदा हो गया। अब मैं आपको बताऊं तो बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। यानी 12 महीने बृहस्पति एक राशि के अंदर रहेंगे। मान लो 12 महीने उच्च के रहे तो जितने भी वर्ल्ड वाइड बच्चे पैदा हुए उस एक वर्ष में उन सभी का बृहस्पति उच्च का। या शनि 2.5 साल तक एक राशि में उच्च के होते हैं और 2.5 साल तक जितने भी वर्ल्ड वाइड बच्चे पैदा हुए उन सभी को शनि उच्च के मिले। चाहे कुंडली कोई भी हो, लेकिन उच्च का शनि तो कुंडली में लिखा गया कि ग्रह उच्च का है, शनि उच्च का है, गुरु उच्च का है। ऐसे ही ये ग्रह नीच के भी होते हैं कि गुरु 1 साल तक नीच का रहता है तो सभी की कुंडलियों में नीच का ग्रह मिल गया, क्योंकि वो हर 12 साल में नीच का हो जाता है, हर 1 साल वो नीच रहता है, ऐसे समझ लीजिए।
शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, तो शनि जब नीच का हो जाए तो उस दौरान जितने भी लोग पैदा हुए उन सबकी कुंडलियों में शनि नीच का है। तो क्या हम ये कह देंगे कि जितने भी लोग 2.5 साल में पैदा हुए हैं लेकर शनि की को उच्च के, तो उनका शनि सभी का बढ़िया होगा? सभी को एक ही कैटेगरी में रख दोगे? या जितने भी लोगों को शनि नीच के मिल गए हैं उन 2.5 साल, तो उन सबकी ही जिंदगी बर्बाद है? वो सारे ही लोग जीवन में बर्बाद हो गए क्योंकि उन सभी को शनि नीच का मिल गया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ग्रह के उच्च और नीच को समझने के लिए आपको चाहिए एक बहुत बड़ा सोच, विचार और एक्सपीरियंस। मैं यहां उन चीजों को समझा रहा हूं, लेकिन उन चीजों को समझना और समझ के अप्लाई करना और पर्सनली उस लोगों के अंदर वो चीजें दिखना, तो आप समझ जाते हैं कि भाई इसका जो प्लेनेट उच्च का है इसके कारण ये व्यक्ति को ये चीज मिली, ऐसे मिली। नीच का है तो ये चीज मिली और ऐसे मिली। क्या अच्छा रहा और क्या बुरा रहा। लेकिन ग्रह की अवस्था को ही सिर्फ समझे कि ये उच्च और नीच है। जब आपके दिमाग में सिर्फ वो अवस्था के तौर पे रहेंगे तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स जब कुंडली दिखाते हैं तो वो कहते हैं जी पंडित जी ने हमने कुंडली दिखाई, पंडित जी ने कहा तो इसकी कुंडली में तो 3-3 ग्रह उच्च हैं। लेकिन हालत इस आदमी की आज के समय में इतनी खराब है कि भैया हम ये सोच रहे हैं कि इन उच्च के ग्रहों को कहाँ ले जाएं और किसके पास ले जाएं। और मैंने ऐसी भी कुंडलियां देखी हैं जी जिनकी कुंडलियों में ग्रह नीच के हैं और उन्होंने जीवन में राइज भी किया। इसलिए मैंने सबसे पहले आपके दिमाग से वो चीजें हटाने की कोशिश करूंगा कि ग्रह का उच्च और नीच सिर्फ इतना ही समझे कि ये उच्च होता है, ये नीच होता है, इस राशि में उच्च होता है, इस राशि में नीच होता है। अगर इसको इतना समझोगे ना तो ज्यादा सुखी रहोगे, ज्यादा प्रेडिक्शन करने में आपको फायदा मिलेगा, आपको प्रेडिक्ट करने में ज्यादा सहयोग मिलेगा। इसको हम ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और इसको विस्तार से समझते हैं। उच्च के ग्रह, अगर किसी पत्रिका के अंदर कोई ग्रह उच्च का है तो पहले वो ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का है, तब वो आपको आपकी कुंडली में मिला है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर बुध ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का होकर चल रहा है तो उच्च का मतलब है वो ग्रह अपने कारकत्वों की रश्मियों को लेकर सर्वोपरि अवस्था में है। कि बुध अगर कुंडली में उच्च का है और ब्रह्मांड में है तो वो अपने कारकत्वों को लेकर खुश है। कि बुध के जो भी कारकत्व मैंने आपको समझाए कि हर ग्रह का एक कारकत्व है, उच्च का ग्रह क्या करेगा, उच्च का ग्रह उस ग्रह के कारकत्वों को बढ़ा देगा। फिर सुन लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। ग्रह आपको कुंडली में बाद में मिलता है, पहले वो ब्रह्मांड में चलता है। कि ब्रह्मांड में साल भर के लिए बृहस्पति अगर उच्च का हो गया तो उच्च का बृहस्पति साल भर के अंदर अपने कारकत्वों को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ब्रह्मांड में स्ट्रॉन्ग लिए हुए है। अब गुरु अगर धन का कारक, संतान का कारक, भाग्य, लाभ और कर्म का कारक है और बृहस्पति के खुद के जो अपने कारकत्व हैं उन सबको एक बेहतर रश्मियों के साथ लेकर ब्रह्मांड में घूम रहा है। अब पर्टिकुलरली किसी एक समय पर एक बच्चा पृथ्वी पे जन्म लेता है और जब वो पृथ्वी पे जन्म लेता है तो उसको किसी कुंडली में किसी जगह पर उच्च का गुरु मिल जाता है। उच्च का गुरु कहाँ होता है, कर्क राशि में होता है, अभी मैं आगे और बताऊंगा। लेकिन कुंडली उसकी कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये बात श्योर हो गई कि वो जिस ग्रह गोचरों में पैदा हुआ उस दौरान बृहस्पति उच्च के चल रहे थे और वो बृहस्पति ब्रह्मांड में सभी लोगों के लिए उच्च के चल रहे हैं। जितने भी लोग उस दौरान पैदा होंगे वो सभी उच्च का बृहस्पति लेके पैदा होंगे, यानी सभी के पास वो चीजें पहले से ही तैयार है। इसको क्या कहेंगे, गॉड गिफ्ट। क्या कहेंगे, ईश्वर ने पहले से ही आपको वो चीज दे दी कि जाओ तुम्हारे पुण्य कर्म है, पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म है कि तुम्हें बृहस्पति उच्च का मिल गया।
तुम जहां जिस परिवार में जाओ, जिस जगह रहो, उच्च का बृहस्पति की वजह से तुम्हें जीवन में कभी पैसों की तंगी नहीं होने देगा। अब इसको दूसरी फॉर्मेशन में देखो तो भाई तुमको ये चीजें गॉड गिफ्ट में मिल गई। तो बहुत बार आपके भीतर वो चीज प्राप्त हो गई है कि गुरु के कार्य तो आपको ईश्वर ने दे दिए। कहते हैं ना कुछ लोग बचपन से ही परम ज्ञानी है, बचपन से ही सिक्स सेंस इसकी बड़ी अच्छी है, बचपन से ही याददाश्त बहुत बढ़िया है, बचपन से ही किस्मत वाला है। तो ये क्या है? ये उसके पूर्व कर्मों के आधार पर उसको बृहस्पति या वो ग्रह उच्च का मिला, जो चाहता है आपको इस जन्म में कुछ बेहतर देना। अगर इसको थोड़ा सा और हटके सोचो, जैसा कि मैंने कहा कि उच्च और नीच के ग्रहों को समझना आसान काम नहीं है, थोड़ा और हटके सोचो कि बच्चा पैदा हुआ और बच्चे को पैदा होते ही लग्जरी मिली, वो उसके भाग्य से मिली, उसका ग्रह उच्च का है, उसने उसको वो दे दी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं कि ये चीज आई कहां से। अगर वो पैदा होते ही एक करोड़पति परिवार में पैदा होता है तो ये उसका प्रारब्ध है। लेकिन उसके दादा ने और उसके पिता ने उस संपत्ति, उस गाड़ी, उस मकान, उस कोठी, उस बंगले को किस तरह से मेंटेन किया, बनाया, मेहनत की दिन रात, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। और कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति को कोई चीज ऐसे ही मिल जाती है तो उसको उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। मिल गई बस, कहता है तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, इसलिए मैं भोग रहा हूं, एसी गाड़ियों में रहता हूं, घर में एसी लगा हुआ है, बढ़िया बंगले हैं, नौकर है, चीज मांगो 100 रुपए की मिलती है 1000 रुपए की, क्योंकि मैं प्रारब्ध से उच्च का ग्रह लेके पैदा हुआ हूं। लेकिन जब कोई व्यक्ति उच्च का ग्रह लेकर पैदा हो रहा है तो उच्च का मतलब वो राजा जैसे लक्षण भी लेकर पैदा हो रहा है कि उसको राजसी ठाट बाट में सब चीजें मिल रही हैं। तो वो उस उच्च के ग्रह की मेहरबानी है आपके ऊपर, जो आपको वो चीजें मिल गई हैं। लेकिन जब तक हम किसी चीज को स्वयं नहीं प्राप्त करते हैं तब तक हम ये कैसे जान लें कि वो चीज हमें मिलती कैसे है। उसको पता ही क्या कि इस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसके मजे, जिस 100 करोड़ रुपए की कोठी में आज तुम रह रहे हो, जिस बंगले में तुम रह रहे हो, वो तुम्हारे पिता ने कैसे अर्जित की है। तुम्हारा तो ग्रह उच्च का तुम्हारे भाग्य से तुम्हें मिल गया, तुम उस घर में पैदा हो गए और तुम्हारे वारे न्यारे। इसलिए जिन लोगों की हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स उच्च के हैं तो उनको एक तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है ये नोटिस करने वाली है। दूसरा, और जब ग्रह उच्च का होता है ना, थोड़ा सा व्यक्ति में अहंकार होता है। अहंकार वश व्यक्ति जीवन में कभी हल्के काम नहीं करता, कभी छोटे काम नहीं करता। खाली बैठना मंजूर है लेकिन हल्का काम नहीं करूंगा, छोटा काम नहीं करूंगा, झुकूंगा नहीं। तो क्या है? ईगो देता है। उच्च का प्लेनेट अहंकार देता है, ईगो देता है। व्यक्ति समझता है कि मेरा बृहस्पति उच्च का है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंस कोई है ही नहीं। ये 10 के 10 लोग इतने भी बैठे चाहे कितने इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेरा बृहस्पति उच्च का, मैं इनको अपने सामने कुछ समझता ही नहीं। अब ऐसा ही व्यक्ति जीवन में प्रॉब्लम में भी आता है कि जिसने जीवन में कभी भी दुख, दर्द और परेशानी देखी ना हो, क्योंकि उसको तो ग्रह उच्च के मिले। और जब दुख, दर्द, परेशानी देखी नहीं है और वो उसके जीवन में मिल गई तो उच्च के ग्रह वाला व्यक्ति उन चीज को बहुत आसानी से झेल नहीं पाता है, फिर वो घबराता है। यानी ऐसे लोगों का जो कंडीशन है ना, वो जब तक ही बहुत अच्छी है जब तक उनको सब चीजें मिलती हैं। क्योंकि उनको क्या पता, उन्होंने तो जीवन से सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया देखा है, बेहतर ही बेहतर देखा कि घर में लड़का पैदा हुआ, 2 बहनों के बाद एक लड़का पैदा हो गया, लड़के की कुंडली में ग्रह उच्च के, माँ बाप ने अपना सारा प्यार नौछावर कर दिया, धन दौलत जायदाद संपत्ति सब दे दी उसको। फैक्ट्री चल रही है, आज फैक्ट्री के 20 साल की उम्र से जाकर फैक्ट्री में बैठ गए, मालिक बन गए। तो कैसे पैदा करी हैं ये चीजें, वो चीजें। अब इसको एक और फॉर्मेशन में देखो
कि कोई व्यक्ति बहुत दरिद्र परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन उसकी कुंडली में ग्रह उच्च के हैं। इसका मतलब है या तो उसके उच्च के ग्रहों की वजह से उसके परिवार में राइज होगा, उसके फादर की वजह से, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो भी अपने जीवन में खुद अपने बल पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि ग्रह उसके उच्च के हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि उच्च के ग्रह को समझने के लिए सिर्फ यही समझ जाओ कि ये उच्च का ग्रह होता क्या है, और इसको अलग अलग परिस्थितियों में लगा के देखो, तो आपको समझ में आता है कि भी उच्च का ग्रह सभी के लिए कुछ ना कुछ अलग है। कि 2.5 साल तक शनि अगर उच्च है, एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, और ब्रह्मांड में वो शनि 2.5 साल तक रहे, तो उस दौरान जितने भी बच्चे पैदा हुए, तो क्या सभी का शनि उच्च का होकर सबको सेम रिजल्ट देगा? फिर क्लाइंट कहते हैं, यदि गुरुजी मुझे तो किसी ने बताया मेरी कुंडली में शश नामक राजयोग बन रहा है, मेरा शनि उच्च का है। हालत खराब है उस आदमी की, पैसे पैसे को मोहताज है वो आदमी, रहने को मकान नहीं है उसके पास, आप उसको शश राजयोग गिनवा रहे। तो उच्च का प्लेनेट एक छोटी सी चीज है ही नहीं, एक बहुत वाइड विषय है जिसको समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। चाहे तो इसके बारे में कितना ही डिटेल में बात करी जा सकती है, खूब लेक्चर दिए जा सकते हैं, खूब कुंडलियां लगाई जा सकती हैं, सब कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू कहा, अगर आप उस उच्च के और नीच के ग्रह को अपने सिर पे सवार कर लेते हो तो आप समझ नहीं सकते, और आप उसको यही समझते हो कि ये अवस्थाएं होती हैं, एक उच्च की अवस्था, एक नीच की अवस्था। उच्च के ग्रह बढ़िया भी होते हैं, बहुत खराब भी होते हैं। वही नीच का ग्रह डाउन टू अर्थ, भैया मैं तो नीच हूं, मेरा और क्या बुरा करोगे, मेरा और क्या बुरा बिगाड़ोगे, मुझे तो अपने प्रारब्ध से ये चीजें मिल गई। अब मैं नीच का ग्रह लेके पैदा हुआ हूं कि जिस दौरान बृहस्पति ब्रह्मांड में गोचर कर रहा था नीच अवस्था में, मैं उस दौरान हो गया। यानी ये प्लेनेट मुझे सिखाएगा कि बृहस्पति के कारकत्वों को कैसे पैदा किया जाता है, क्योंकि मैं उच्च का तो हो नहीं, मुझे चीजें पड़ी हुई तो मिली नहीं, और जब पड़ी हुई नहीं मिली तो मुझे वो पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ग्रह नीच का है, मैं सबसे डाउन कैटेगरी वाला आदमी। मुझे धन का कैसे कमाना है वो नीच का ग्रह जानता है, मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मेरे पास कोई क्रोध नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, मेरे अंदर किसी भी तरीके का एटीट्यूड नहीं है, मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं घमंडी नहीं हूं, मैं लालची नहीं हूं। मैंने जीवन में सब कुछ देखा, मुझे आप जमीन से उठा के ऊपर बिठा दो फिर जमीन पे पटक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने शुरुआत तो नीचे से ही की है। इसलिए मैं डाउन टू अर्थ हूं, इसलिए मैं नीच की कैटेगरी में आता हूं, लेकिन मेरे पास रास्ता सिर्फ ऊपर जाने का ही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नीचे ही हूं। लेकिन ऊपर वाला जो ऊपर बैठा हुआ है उसका, उसके पास रास्ता नीचे आने का भी है, भले ही वो उच्च फिर से वो वापस पहुंचे, लेकिन नीचे वाला जो है ना उसके पास रास्ता ऊपर ही जाने का, और वो ऊपर ही जाएगा। इसलिए नीच का प्लेनेट व्यक्ति के भीतर प्रतिभा डालता है, अंदर उसको प्रतिभावान बनाता है, मेहनती बनाता है, साहसी बनाता है, हिम्मती बनाता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता बनाता है। वो छोटे बड़े काम कुछ नहीं देखता, वो कह रही भैया मुझे तो काम करना है, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, मेरे अंदर ऐसा ही नहीं, मुझे तो अपना घर चलाना, उसके लिए चाहे मुझे कैसा भी काम करना पड़े मैं करूंगा। कोई कहेगा भाई आज काम नहीं है, नाले सफाई की काम करनी है तुम्हें, कहेगा भाई नाले सफाई का काम करूंगा, पल्लेदारी करूंगा, मिस्त्री बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्लेनेट मुझ में अहंकार नहीं देता, मेरा प्लेनेट मुझे जिम्मेदारी देता है। उस जिम्मेदारी को बनाने के लिए मुझे अपने जीवन के अंदर कुछ भी करना पड़े, ये मेरा नीच का प्लेनेट है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि एक उच्च का व्यक्ति और एक नीच का ग्रह है, एक को उच्च का ग्रह मिला है सूर्य, एक को नीच का ग्रह मिला है सूर्य। अब उच्च का ग्रह सूर्य ग्रहों का राजा, तो समझ जाओ ये क्रोधी भी होगा, कुछ घमंडी भी होगा, कुछ महत्वाकांक्षी होगा, स्वाभिमान बड़ा प्रिय होगा, अहंकारी भी होगा, इसके अंदर कुछ अलग सी अकड़ होगी जरूर, क्योंकि इसका प्लेनेट सूर्य उच्च का है, एक का ग्रह नीच का है। वो कहता भैया मिल जाए नेम फेम तो अच्छा, ना भी मिले तो भी अच्छा, लेकिन मैं नेम फेम को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता हूँ।
इसीलिए शास्त्रों के अंदर नीच के ग्रहों के साथ एक चीज जोड़ दी गई है, वो है नीच भंग राजयोग। ये बहुत बात की कैटेगरी है, इसको हम बहुत विस्तार में बात भी करेंगे भविष्य में। लेकिन हम उच्च के ग्रहों को देखें तो उच्च भंग राजयोग भी एक होता है। जैसा कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं उच्च का प्लेनेट उच्च का होते हुए भी आपको उच्च के फल देगा, या नीच का प्लेनेट नीच के होते हुए भी आपको नीच के फल देगा, क्योंकि वो सिर्फ एक कैटेगरी है। आप उसको ये समझो तेरे ग्रह तो उच्च के, तेरे तो मजे आ गए, और तेरे ग्रह नीच के, तू तो नीच बेकार हो गया। तो देखना लाइफ में ऐसा बहुत मिलेगा जिसके ग्रह उच्च के थे वो बर्बाद है। उसमें इतनी ईगो और इतनी अकड़ है कि छोटी चीज पकड़ता नहीं, बड़ी उसको मिलती नहीं, और नीचे वाला कहता मैं तो छोटी से पकड़ के धीरे धीरे करके ऊपर पहुंच गया। तो भैया बढ़िया तो नीचे वाला ही हुआ। तो ये उसकी एक कैटेगरीज है, ठीक है। तो उनको अगर कैटेगरीज से समझोगे ना तो समझ में आएंगे, क्योंकि मैं जितना आपको बता रहा हूं ना, देखा जाए तो ये मेरे एक्सपीरियंस की चीज है, और इसमें मैं बहुत कुछ साझा कर सकता हूं, क्योंकि ये एक विषय वेबिनार का विषय है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हों, ग्रहों की बात चल रही हो, तब कुछ पता लगता है। तब उसमें से 10-20 लोग मिलेंगे, वो कहेंगे मेरा उच्च का गुरु है, मेरा उच्च का शनि है, तो मैं कैसा हूं, या मेरा नीच का प्लेनेट है तो मैं कैसा हूं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, उसको ग्रह समझो, उसे सिर पे मत चढ़ाओ कि कुंडली देखते ही किसी को बता दिया तुम्हारी कुंडली में शनि गुरु और शुक्र उच्च के हैं, कुंडली का जवाब नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। इसका मतलब तो आपके नजर में जो नीच के प्लेनेट वाला आदमी है वो बेकार ही है बेचारा, ऐसा नहीं है। इसलिए एक संक्षेप में कहूंगा, कि बहुत विस्तार तो नहीं है ये, लेकिन ये चीजें समझानी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब हम ग्रहों को लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ उच्च होता है और कहाँ नीच होता है, किस लेवल पे नीच उच्च नीच होता है, और वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है। अब ग्रहों के उच्च नीच की जो श्रृंखला है इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब इसको आप प्रैक्टिकली समझिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मेष लगन की कुंडली होती है इसको काल पुरुष की कुंडली कहा गया है। क्या कहा गया है? काल पुरुष की कुंडली। ज्योतिष से बनने वाले जितने भी राजयोग, धनयोग, योग, कुछ भी बना, कैसे भी बना, इसका निर्माण जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली से होता है, ठीक है ना। उसी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं सब सब कुछ, ठीक है। तो ये बात एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब 7 ग्रहों को मैं यहां लेता हूं, सूर्य से शनि तक। राहु केतु को लेकर बहुत सारे ज्योतिषियों के अलग अलग मत हैं, शास्त्रों के भी अलग अलग मत हैं। कोई कहता है राहु केतु उच्च नीच के नहीं होते, इनकी कोई अपनी राशि नहीं होती। कोई कहता है राहु केतु उच्च नीच के होते हैं। कोई कहता है राहु शनि जैसा है। कोई कहता है केतु मंगल जैसा है। कोई कहता है राहु केतु के उच्च नीच की राशियां भी होती हैं, स्वराशियां भी होती हैं। लेकिन मैं इस कैटेगरी को फॉलो नहीं करता। मैं राहु और केतु को समझाने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे गुरुओं ने मुझे दिया, और उसको मैंने प्रैक्टिकल रूप में उतारा, और उतार कर कुंडलियों पे लगा के देखा, और वो 100% करेक्ट साबित हुआ। इसलिए राहु और केतु, जहां आप कहते हो ये ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। अब छाया का अपना अस्तित्व तो हुआ नहीं, जहां जहां जो डोलता रहा उसके पीछे पीछे छाया घूमती रही। कोई कहता राहु का ऊपर मुख होता, केतु का तो होता नहीं। जिसका मुख होता वो देख सकता, जिसका मुख नहीं होता वो देख नहीं सकता। ये दोनों तो पापी ग्रह हैं, ये दोनों तो अशुभ ग्रह हैं, ये तो राक्षस ग्रह हैं, ये तो सर्प से जुड़े हुए हैं। एक तरफ उसकी अशुभ की तुलना में देखो तो सारी कैटेगरी गिनवा देंगे। वहीं दूसरी तरफ जब वो ग्रहों में है ही नहीं, जिन्होंने अमृत कलश का पान धोखे से किया, तो उसको कुंडली में बैठने का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं राहु केतु के उच्च नीच और स्वराशि की पूर्ण रूप से खंडन करता हूं, मैं इसको नहीं मानता। मेरे पास और बहुत कुछ उसको देखने के लिए है, जिसको देखकर मैं 100% आपको श्योर कह सकता हूं कि हाँ राहु ऐसा है और केतु ऐसा है, राहु ऐसे रिजल्ट देगा, केतु ऐसे रिजल्ट देगा। कुंडली में राहु केतु को देखने के और भी है, क्योंकि ये एक विवादित विषय है। लेकिन मेरे हिसाब से चल रहे हो तो मान के चलो, विश्वास करके चलो, राहु केतु का कोई उच्च नीच या स्वराशि नहीं होता। ये स्वतंत्र होते हैं, जिस भाव में बैठते हैं,
जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जैसे भी होते हैं वैसे रिजल्ट देते हैं। बहुत वाइड विषय है, समझाएंगे आपको और आगे, लेकिन अभी के लिए उच्च के ग्रहों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए सबसे पहले सूर्य को लेते हैं। मैंने शुरू में कहा कोई ग्रह अगर उच्च और नीच है तो वह अपने कारकत्वों के अंदर बढ़ावट और गिरावट कर सकता है। कोई भी ग्रह जो उच्च या नीच का है वो अपने से 7वें घर की राशि में नीच का हो जाता है, यानी अपने से 180 डिग्री के एंगल पर वो नीच का हो जाता है, क्योंकि ये जो पूरा भचक्र है हमारा ये 360 डिग्री का है। हर भाव 30 डिग्री में बटा हुआ है, ये भी मैंने आपको यहाँ बताया था। इसलिए मैं आपको यहाँ कह रहा हूं कि ग्रह, फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले अगर यहां लिखें सन, कि हमने देखा कि भी सूर्य ग्रह को अगर हम यहां बता दें तो मेष राशि कुंडली में किसी भी जगह पर अगर 1 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर सूर्य स्थित है तो सूर्य उच्च का है। समझ गए बात? कुंडली में किसी भी जगह पर 1 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर सूर्य स्थित है तो वो उच्च का सूर्य कहलाता है। इसी के विपरीत अगर उससे 7वें घर के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, यानी अगर सूर्य यहां बैठा हुआ है, 7 नंबर में बैठा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? सूर्य नीच का है। ये 7 नंबर किसी भी जगह लिखा हुआ हो सकता है कुंडली में, ठीक है? ये मैं आपको सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि 1 नंबर कुंडली में कहीं भी लिखा है, अगर वहां पर लिखा हुआ है सन या सूर्य तो वो सूर्य उच्च का है। और पूरी कुंडली के अंदर कहीं भी 7 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर सन बैठा हुआ है या सूर्य लिखा हुआ है या ग्रह स्थित है तो हम क्या कहेंगे? वो सूर्य उच्च का है। तो इससे अभी क्या पता लग रहा है कि सूर्य मेष राशि में उच्च होता है, तुला राशि में नीच होता है। उच्च का है अपने कारकत्वों में वृद्धि कर रहा है, नीच का है अपने कारकत्वों में कमी कर रहा है। उच्च वाले को चीजें कमाई हुई मिलती हैं, नीच वाले को चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है। और बहुत बड़ा लेक्चर अभी मैंने आपको उच्च नीच पे दिया था तो समझना पड़ेगा, ठीक है? इसमें एक पर्टिकुलर डिग्री होती है। हर ग्रह भाव 30 डिग्री का है तो ग्रह भी डिग्रिकली बैठता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य 10 डिग्री का है, अगर 10 डिग्री के आसपास है, यानी 9 से लेकर 11 के बीच का है, तो वो अपनी परम उच्च डिग्री पे बैठा है। कि सूर्य अगर मेष राशि में बैठा है 9 से 11 डिग्री के बीच में, वैसे तो वो 10 डिग्री पे परमोच्च होता है, तो वो परम उच्च अवस्था में, यानी उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा टैलेंट जुड़ गया, क्योंकि वो परम उच्च में हो गया, उच्च के साथ परम उच्च में। और वो डिग्री उसकी कोई भी हो, चाहे वो डिग्री 1 हो या 30 हो, लेकिन वो मेष में बैठा हुआ है तो वो उच्च का जरूर कहलाएगा, ठीक है? ऐसे ही तुला के अंदर सूर्य अगर 10 डिग्री यानी 9 से 11 के बीच में बैठा हुआ है तो ये परम नीच है, यानी नीचता की कैटेगरी में हम इसको एक और नंबर कम कर सकते हैं इसका। चाहे वो 1 डिग्री से लेकर 30 डिग्री में कोई भी हो, नीच वो कहलाएगा, लेकिन 9 से 11 के बीच में वो परम नीच कहलाएगा, ठीक है? और वो परम नीच ग्रह है, तो सीधी बात है हम तो नीच से परेशान है, ये तो और परम नीच हो गया, यानी इसमें कमी आ गई। अब सूर्य के कारकत्व और में बढ़ोतरी, और सूर्य क्या है? राज्य सरकार है, राजनीति है, पद है, प्राप्ति है, औहदा है, ये सब कुछ कहां से आता है? सूर्य से आता है। तो वही सूर्य के कारकत्वों में कमी आ जाती है, क्योंकि वो नीच का हो गया, और वो नीच का हो गया तो उन चीजों को प्राप्त करने में व्यक्ति को एफर्ट्स लगते हैं। अभी के लिए समझ जाओ कि कुंडली में ग्रह 1 नंबर में अगर सूर्य बैठा है तो उच्च का है, 7 नंबर में बैठा है तो नीच का है। भाव की बात नहीं कर रहा हूं, राशियों की बात कर रहा हूं, ठीक है? भाव की बात नहीं कर रहा हूं, राशियों की बात कर रहा हूं। 10 डिग्री पर ये परम उच्च या परम नीच हो जाते हैं। दूसरे प्लेनेट आते हैं हमारे चंद्रमा, मून। यहां लिख दीजिए हमने मून। मून का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा 2 नंबर की राशि में उच्च के माने जाते हैं और 8 नंबर की राशि में नीच के माने जाते हैं।
चंद्रमा उच्च का है तो चंद्रमा के कारकत्व में बढ़ोतरी मिलेगी, चंद्रमा नीच का है तो चंद्रमा के कारकत्व में कमी मिलेगी। कारकत्व मैंने आपको समझाए थे पिछले वीडियो में, याद नहीं है तो फिर से याद कर लो और समझ लो कि उच्च का चंद्रमा 3 डिग्री, 3 डिग्री पर परम उच्च है और 3 डिग्री पर परम नीच है, 1 डिग्री आगे या पीछे चलता है। ठीक है, तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है, अपने से 7वें में नीच का होता है। 3 डिग्री पर वो परम उच्च या परम नीच कहलाते हैं। कुंडली में कहीं भी 2 नंबर लिखा है वहां पे चंद्रमा लिखा हुआ है तो वो उच्च का है, 8 नंबर लिखा हुआ है वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो नीच का है। परम उच्च या परम नीच उसकी डिग्रियों से डिसाइड होगा। अगले प्लेनेट आते हैं हमारे मंगल। मंगल यानी मार्स, हमने लिख दिया यहां पर मार्स। मंगल ग्रह मकर राशि में बैठा हुआ हो तो उच्च का होता है, कर्क राशि में बैठा हुआ हो तो नीच का होता है। ठीक है, यानी मंगल अगर आपकी पत्रिका के अंदर कर्क राशि में 4 नंबर में बैठा हुआ है कहीं भी तो वो नीच का मंगल है, और मंगल अगर मकर राशि में बैठा हुआ है तो वो उच्च का मंगल है। ये 28 डिग्री पर परम उच्च या परम नीच के होते हैं, यानी ग्रह की डिग्री आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये परम उच्च या परम नीच होते हैं। तो 28 डिग्री पर मंगल जो होता है वो या तो परम उच्च की अवस्था होती है या परम नीच की अवस्था होती है, 1 डिग्री आगे पीछे चलता है। मंगल के बाद आता है बुध। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, अगर यहां पे मैं लिख दूं बुध तो ये कैटेगरी हो गई कि बुध ग्रह अगर 6 नंबर में कुंडली में बैठा हुआ है तो ये उच्च का है, 12 नंबर में बैठा हुआ है कहीं भी तो नीच का है, 15 डिग्री पर ये परम उच्च या परम नीच के होते हैं। ठीक है, 15 डिग्री पर बुध परम उच्च या परम नीच का होता है। अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए कि परम उच्च है या परम नीच है तो डिग्री तो दिखाई देगी, आप देखेंगे अरे इसका बुध तो 15 डिग्री के आसपास है या 14 से 16 के बीच का है, यानी ये एक्सीलेंट है। इसी तरीके से इसकी हम उच्च और नीच को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब अगला बृहस्पति आता है। बृहस्पति ग्रह मंगल का विपरीत है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होता है और मकर राशि में नीच का होता है। ठीक है, अगर हम यहां लिखते हैं गुरु तो हम क्या कहेंगे भाई, गुरु ग्रह कर्क राशि में बैठा हो तो उच्च है और मकर राशि में बैठा हुआ हो तो नीच है। ठीक है, इसके लिए 5 डिग्री निर्धारित की गई है। 5 डिग्री के आसपास बृहस्पति परम उच्च या परम नीच होता है। यानी याद करने के लिए देखें तो मंगल और गुरु दोनों एक दूसरे के विपरीत में उच्च नीच के होते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह कर्क में नीच का, गुरु कर्क में उच्च का, मंगल ग्रह मकर में उच्च का, बृहस्पति मकर में नीच का। शुक्र ग्रह विपरीत होता है बुध के। हमने कहा था बुध ग्रह कन्या में उच्च का और मीन में नीच का होता है। इसके विपरीत शुक्र ग्रह कन्या में नीच का होता है और मीन में उच्च का होता है। 27 डिग्री पर शुक्र ग्रह को परम उच्च या परम नीच कहा गया है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह और बुध ग्रह दोनों एक दूसरे के विपरीत उच्च नीच हैं। गुरु और मंगल दोनों एक दूसरे के लिए उच्च नीच हैं। सूर्य और शनि, सूर्य को हमने बताया मेष में उच्च का, तो शनि यहां पर नीच के। सूर्य तुला में नीच का तो शनि तुला में उच्च का। ठीक है, तो 6 ग्रह तो हमें यही समझ में आ गए कि मंगल याद कर लो तो गुरु याद हो जाएगा, बुध याद कर लो तो शुक्र याद हो जाएगा और शनि याद कर लो तो सूर्य याद हो जाएगा। सिर्फ चंद्रमा अलग है, वो वृषभ में और उसमें होता है। और शनि के लिए कहा गया कि 20 डिग्री इसका परम उच्च या परम नीच होता है।
तो डिग्रियों को याद करने के लिए बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इस सीधे से कॉन्सेप्ट को अगर रट लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहोगे। लिखो 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20। ठीक है, इसको क्या कहोगे? 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20। इनको क्या करा हमने? इनको रट लिया। 10, 3, 28, 15, 5, 27, 20। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ये ग्रहों के परम उच्च या परम नीच की डिग्रियां हैं जो आपने बताई है कि सूर्य 10 डिग्री पर परम उच्च परम नीच, चंद्रमा 3 डिग्री पर परम उच्च परम नीच, मंगल परम उच्च परम नीच 28 डिग्री, बुध 15 डिग्री, बृहस्पति 5, शुक्र 27 और शनि 20। तो ये था मेरा आज का विषय कि पहले कुछ समझाने की कोशिश करी उच्च और नीच के ग्रहों को, फिर वो उच्च और नीच के ग्रह किन राशियों में होते हैं और किन डिग्रियों में पर्टिकुलर होते हैं। और ये बात मेरे अपने अपने दिमाग में रखना कि उच्च और नीच के ग्रहों को समझने के लिए बहुत वाइड एक्सपीरियंस चाहिए। और वो वाइड एक्सपीरियंस जैसे वकील को केस लड़ते लड़ते आता है, डॉक्टर को पेशेंट देखते देखते आता है, मैकेनिक को कार ठीक करते करते आता है, इसलिए ज्योतिषी को भी कुंडली देखते देखते आता है। तो ये था मेरा आज का विषय गुरुवार गुरु ज्ञान में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये इतना ही नहीं है, ये अपने आप में बहुत कुछ है। देखेंगे लगा के तो पता चलेगा कि उच्च का ग्रह अगर हो तो उसके कारकत्व में वृद्धि होती है। मेरी बात को समझिए, ध्यान रखिए, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये एक बार में समझ में नहीं आएंगी, ये वीडियो 2-3 बार देखोगे तो शायद समझ में आए। जय श्री राम।